हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 6 जुलाई 2021 के हरियाणा करंट अफेयर हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। स्टार आईक्यू चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। अगर आप मुझसे अनअकैडमी पे पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरा अनलॉक कोड है स्टार आईक्यू, इस कोड का यूज करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और प्यारे बच्चों, मेरी सभी क्लासेस को फ्री में देखा जाएगा यूजिंग दिस कोड। इस कोड का यूज करने से अगर आप अनअकैडमी पे कोई सब्सक्रिप्शन पाना चाहते हैं तो भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा उसी समय। कल आपसे एक सवाल किया था, उसका सही जवाब क्या होगा? हरियाणा सरकार ने किसानों को प्याज की खेती पर कितने रुपए प्रति एकड़ अनुदान राशि देने की पहल की है? इसका सही आंसर था प्यारे बच्चों 8,000 रुपए, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक था। आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा? AJNIFM। अब सर ये क्या है, मतलब इतना लंबा सा नाम ये क्या है? इसका मतलब है अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी कि AJNIFM ने एआई, अब सर एआई क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इमर्जिंग टेक के साथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ में अभी रिसेंटली हिस्सेदारी की है, भागीदारी की है, या एक एमओयू पे साइन हुआ है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर आपको बताता हूं, हरियाणा के फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, यानी कि बी ऑप्शन जो है इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अब इसको बड़ा ध्यान से समझिएगा, बेसिकली ये है क्या, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। देखिएगा, एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका एक ही लाइन में इसका मतलब बताऊं तो ये होता है कि एक मशीन इंसान की तरह काम करने लग जाए, उसे आप एआई कहते हैं। एआई बेसिकली आप कंप्यूटर की जनरेशन में जब पढ़ने बैठते हैं तो फिफ्थ जनरेशन में इसे आप पढ़ा करते हैं, ठीक है ना। और ये बेसिकली आपका जो है ना नॉलेज इंफॉर्मेशन सिस्टम पे आधारित होता है, और के अलावा प्रोलोग लैंग्वेज बेस्ड टेक्नोलॉजी है ये। एक्चुअली एआई की खोज जो की थी वो की थी जॉन मकार्थी ने। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, हरियाणा तहसीलदार के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है कि एआई की खोज किसने की थी? जॉन मकार्थी ने की थी। भाई सीधी सी बात है, एक रोबोट जो है वो एक इंसान की तरह काम कर रहा है, या कोई भी मशीन एक इंसान की तरह काम कर रही है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का ही उसमें काम है। और अब ये सर समझौता हुआ है अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट का और माइक्रोसॉफ्ट का, तो इस समझौते का मतलब क्या है सर? इस समझौते का मतलब ये है कि जो क्लाउड स्टोरेज है आजकल के ज़माने में, उसको थोड़ा-सा सिक्योर किया जाए। जो राजस्व का यूँ कहिएगा एक प्रकार से भ्रष्टाचार हो जाता है, राजस्व से कुछ पैसा निकल जाता है, पता नहीं लगता है, या मनी लॉन्ड्रिंग हो जाती है। इन सभी चीज़ों पे रख-रखाव करना या इन सभी चीज़ों पे निगरानी रखना, इसके लिए एआई टेक्नोलॉजी जो है, इसका सहारा लिया जाएगा। ये बात है इम्पोर्टेंट। अब बात आपको ये समझनी है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, इस कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इस कंपनी का हेडक्वार्टर है रेडमंड, वॉशिंगटन, अमेरिका के अंदर। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना हुई थी 1975 में। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक का नाम है पॉल एलन, पॉल जी एलन। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के को फाउंडर का नाम क्या है? वो भी आप याद रखिएगा, बिल गेट्स है। और इसके वर्तमान में सीईओ या अध्यक्ष, सीईओ से अध्यक्ष पोस्ट पे इन्हें जो है आगे प्रमोट किया गया है। चेयरपर्सन है सत्या नडेला, और ये भारत के ही है। भारत में कहाँ के हैं? ये हैदराबाद के हैं, ठीक है ना। और भारतीय मूल के अमेरिकी व्यक्ति है। माइक्रोसॉफ्ट एक दिग्गज कंपनी है जिसने रिसेंटली विंडो 11 भी लॉन्च किया है जून 2021 में। सर अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट की अगर बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई है? 1993 में हुई है। और ये वित्त मंत्रालय यानी कि फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आने वाला एक डिपार्टमेंट है, और इसका हेडक्वार्टर फरीदाबाद हरियाणा के अंदर है। और इस सोसाइटी के अध्यक्ष है जो हमारी वर्तमान में वित्त मंत्री है, जिनका नाम है निर्मला सीतारमण। ठीक है डियर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होगा कि हरियाणा सरकार ने महिला साक्षरता पर विशेष बल देने के लिए किस नाम से एक योजना चलाई है? इस योजना का नाम है शिक्षा ऋण योजना, एजुकेशन लोन स्कीम, यानी कि सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का वो आंसर ठीक रहेगा। हरियाणा सरकार ने महिलाओं की साक्षरता को थोड़ा ऊंचा उठाने के लिए शिक्षा पे ऋण, यानी कि अगर कोई हायर एजुकेशन के अंदर कोई लड़की पढ़ना चाहती है तो उसको एजुकेशन लोन मिल जाएगा बैंकों के माध्यम से, और सब्सिडी वगैरह भी मिलेगी।
ये लोन बेसिकली यूँ कहिएगा एजुकेशन के लिए, डिप्लोमा के लिए या डिग्री के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए या कोई भी आपकी ऐसी एजुकेशन है जो कमर्शियल एजुकेशन हो सकती है, कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम हो सकता है, उसके लिए जो है ये महिलाओं को ऋण दिया जाएगा। ये है एक छोटी-सी बात, इम्पोर्टेंट सी बात जिसमें आप लोगों को इतनी ही बातें समझनी थी या याद करनी थी। अच्छा, अगला सवाल हमारा क्या होगा कि हाल ही में किस विभाग को राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कौन-सा डिपार्टमेंट ऐसा है जिसको राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर रहेगा सूचना या डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है ये। हरियाणा का जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स डेटा होता है या डेटा कहिएगा या क्लाउड स्टोरेज कहिएगा या टेक्निकल टाइप से जितना भी आपका डिपार्टमेंट है वो सारा का सारा यही डिपार्टमेंट संभाला करता है। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, और इसका हेडक्वार्टर पंचकुला के अंदर है। ये डिपार्टमेंट हमारे जो मुख्यमंत्री साहब है उन्हीं के ही अंतर्गत आता है। मतलब आपसे पूछा जाए हरियाणा के इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री कौन है, तो भी आपका जवाब मुख्यमंत्री का ही आंसर रहने वाला है। इस डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी आप लोग याद कर सकते हैं, श्री विनीत गर्ग है। अब सर ये बेसिकली अवार्ड जो है ये क्यों मिला है? बेसिकली ये अवार्ड मिला है डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इसलिए क्योंकि आईएमसी यानी कि इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है, इसी के तहत 2020 का ये अवार्ड मिला है और ये कई सारी परियोजना है आईटी डिपार्टमेंट के तहत उसे हरियाणा राज्य में अच्छे से या ठीक ढंग से लागू करने के लिए। लाइक सर कैसे? जैसे एग्जांपल से भाई आप कहोगे सर इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशंस होती है, उनको जो है वो कन्वे कर देना। जैसे कोई योजना लागू हुई, फॉर एग्जांपल से मेरा पानी मेरी विरासत योजना ही क्यों ना लगा लीजिएगा। इसको अच्छे तरीके से कन्वे किया गया, लोगों तक पहुंचाना, ठीक है। योजनाएं तो बहुत सारी होती है लेकिन उसे कन्वे करना बहुत जरूरी होता है और उसमें जो है ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हुआ, ये डिपार्टमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। जिसमें एडवर्टाइज करते हैं ये या यूं कहिएगा आप लोग कोई प्लानिंग की जाती है, पब्लिक रिलेशन बनाए रखते हैं, सोशल मीडिया से कनेक्ट होते हैं, ट्रेड है, डायरेक्ट मार्केटिंग है, वेब है, सेल्स है, स्पेशल मीडिया इवेंट्स है, ये सारी चीजें जो है इसके अंदर आती है। इसी के तहत हरियाणा ने अपनी सभी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया, तो ही करके राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इसी वाले डिपार्टमेंट को। अगला सवाल हमारा क्या होगा, हरियाणा सरकार द्वारा मुश्किल समय में श्रमिकों को कितनी आर्थिक सहायता दी जाएगी? मुश्किल समय का मतलब तो क्या होगा सर? देखो इसका सही आंसर तो है 2000, 3000 और 1.5 लाख से 3 लाख। अब देखिएगा थोड़ा समझ लेते हैं इसको। अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है और काम जहां कर रहा है वहीं पे ही उसकी मौत हो गई है, या यूं कहिएगा सबसे पहले दिव्यांग हुआ है वो, ठीक है, कोई हाथ पैर वगैरह कटा है, ठीक है ना, तो उसको 1.5 लाख से लेके 3 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। कोई संक्रामक बीमारी है लाइक कोविड 19 की ही बात कर लीजिएगा और उस कोविड 19 के कारण जो है वो जहां पे काम कर रहा है वहीं पे जो है दिव्यांग हुआ है, तो उसको 3,000 रुपए हर महीने पेंशन के रूप में मिलेंगे। और बच्चों के 50% या इससे अधिक शारीरिक व मानसिक रूप से अगर कोई दिव्यांग हो जाता है तो उसको 2,000 रुपए हर महीने मिलेंगे। तो बड़ों को 3,000 मिलेंगे, बच्चों को 2,000 मिलेंगे। और अगर दुर्घटना में स्थायी रूप से, जैसे ये तो टेम्परेरी रूप से होता है, जैसे किसी को कोविड 19 हो गया है तो कोविड 19 के कारण दिव्यांग समझिएगा कि वो घर से बाहर तो नहीं निकल सकता है, उस टाइम जब तक वो ठीक नहीं हो जाता तब तक तो इसको ये पेंशन मिलेगी। कहीं ऐसा होता है उसके हाथ पैर ही कट के परमानेंट ही हो गया तो उसको 1.5 लाख से 3 लाख रुपए मिलेंगे। मुश्किल समय में श्रमिकों के साथ में सरकार ने कुछ ऐसा ऐसा योगदान देने की घोषणा की है। हरियाणा के किस जिले के विनोद मलिक का पैरा ओलंपिक में डिस्कस थ्रो के लिए चयन हुआ है? पैरा ओलंपिक के लिए जो है डिस्कस थ्रो में चयन हुआ है और ये रहने वाले हैं हरियाणा के रोहतक डिस्ट्रिक्ट के। इतनी बात आपको याद रखनी है, यानी कि बी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ठीक रहेगा। रोहतक के सुखपुरा चौक के रहने वाले हैं विनोद और 6 महीने से बेंगलुरु में कोच से ले रहे हैं ट्रेनिंग। अभी जो है ना ये डिस्कस थ्रो में विनोद मलिक जाने वाले हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है और 24 अगस्त से 5 सितंबर तक जो टोक्यो में पैरा ओलंपिक खेल होने वाले हैं उनमें से 29 अगस्त को जो है ना रात के 8:30 बजे डिस्कस थ्रो का मैच होने वाला है, जिसमें जो है ये अपना प्रतिनिधित्व करने वाले हैं भैया। और रोहतक की बात करते हैं तो हरियाणा का रोहतक और चरखी दादरी दो ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा किसी राज्य से नहीं लगती है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को, क्षेत्रफल 1754 वर्ग किलोमीटर। तिलियार झील बहुत इंपॉर्टेंट है, मेना है, नौरंग है, शिवालय है चिप्पल गांव का, गुरु कर्ण तालाब है, दिन्नी मस्जिद है, शीशे वाली मस्जिद है, कलाई मस्जिद, लाल मस्जिद, ये सभी के सभी रोहतक से ही संबंधित है।
रोहतक की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि महाभारत का एक सभा पर्व था, 18 पर्व में सभा पर्व था, और उसमें नकुल की पश्चिम दिशा की दिग्विजय का जिक्र आया करता है। घोड़ों का एक बहुत ही फेमस केंद्र था, घोड़ों का व्यापारी भी था, और नकुल ने इस क्षेत्र को जीत के सिरसा की तरफ जो है अग्रसर किया था। अगला सवाल हमारा होगा कि हरियाणा के किस खिलाड़ी का टोक्यो ओलंपिक की पैदल चाल में चयन हुआ है। तो टोक्यो ओलंपिक की पैदल चाल में चयन हुआ है, इनका नाम है संदीप पूनिया। ए ऑप्शन जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का वो आंसर रहेगा। जिला महेंद्रगढ़ के गांव सुरहेती जाखल के रहने वाले हैं संदीप पूनिया। 2016 के रियो ओलंपिक में भी गए थे, लेकिन कोई मेडल नहीं ले पाए थे, 33वें नंबर पे रहे थे उस टाइम पे। ये बहुत ही गरीब परिवार से संबंधित है। ये 1 मई 1986 को जो है 1986 को जो है इनका जन्म हुआ है। इस बात को भी याद रखना आप लोग। इनके पिता तो बकरी चराने का काम करते हैं। हालांकि ये इससे पहले 2012 के ओलंपिक को भी क्वालिफाई कर लिया था, लेकिन ये जा नहीं पाए थे किन्हीं कारणों से। 2016 में रियो ओलंपिक का भी प्रतिनिधित्व कर ही लिया, 14 और 18 में एशियन खेलों में भी भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं ये ऑलरेडी। और इस टाइम पे ये भारतीय खेल प्राधिकरण बेंगलुरु में ओलंपिक की तैयारी कर रहे हैं, मन लगा के, दिल लगा के। अच्छा, ये महेंद्रगढ़ के रहने वाले हैं। तो महेंद्रगढ़ के बारे में बात करते हैं, तो ये महेंद्रगढ़ है मैप में। इसका मुख्यालय है नारनौल में। स्थापना 1 नवंबर 1966 को। क्षेत्रफल 1899 वर्ग किलोमीटर। उपमंडल में कनीना और नारनौल आता है। तहसीलों में महेंद्रगढ़, नारनौल, अटेली, कनीना और नांगल चौधरी है। उप तहसीलों में सतनाली है। खंडों में अटेली नांगल है, नांगल चौधरी है, कनीना है, नारनौल है, निजामपुर है और सतनाली है। प्रमुख खनिजों की बात की जाए तो स्लेट है, लोहा है, अयस्क है, संगमरमर है, चूना है, एस्बेस्टस है। प्राचीन नाम कान्नौड़ के नाम से जाना जाता है। खनिजों का शहर इसे कहा करते हैं। और हरियाणा का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी कि आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है वो इसी जगह पे है। और नाइट्रोजन प्लांट और वीर्य बैंक भी इसी जगह पे है। ये दोनों, ये तो नारनौल में पड़ता है, नाइट्रोजन प्लांट और वीर्य बैंक। तो प्रमुख स्थलों की बात की जाए तो चामुंडा देवी मंदिर है, धोसी तीर्थ स्थल है, भगवान शिव मंदिर है, दरगाह हमजा पीर है, माधवगढ़ का किला है, इब्राहिम खान का मकबरा, राय मुकुंद दास का छाता और नारनौल की बावड़ियां, ये बहुत प्रसिद्ध है। बाबा रामदेव बहुत बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से जो है प्रमुख व्यक्तित्व यहाँ से ही आते हैं। सतीश कौशिक एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से यहाँ से आपको याद रखने हैं। सुरेश शर्मा भी आपको यहाँ से याद रखने हैं। अगला सवाल है कि हरियाणा का कौन सा एप्लीकेशन आईटी गेटवे के रूप में काम करने वाला है। तो आईटी गेटवे के रूप में काम करने वाला एप्लीकेशन का जो नाम है वो है जन सहायक आपका सहायक एप्लीकेशन। जन सहायक आपका सहायक एप्लीकेशन क्या है? कहीं भी, कोई भी सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंतर्गत गवर्नमेंट टू सिटीजन या बिजनेस टू सिटीजन इन सेवाओं की जो है वो इन सेवाओं को ले सकता है। कहने का मतलब ये है। सर ये एप्लीकेशन करेगा क्या? देखिएगा, इस एप्लीकेशन के अंदर जो है 42 विभागों की 551 योजना जो है उनकी जानकारी ले सकता है कोई भी। फॉर एग्जांपल कोई ई गवर्नेंस की शुरुआत की जा सकती है हरियाणा में, इसके माध्यम से सारा काम ऑनलाइन हो जाएगा। कोविड-19 हेल्पलाइन नंबर है या कोई कोई भी और हेल्पलाइन नंबर है, इन सभी की सभी हेल्पलाइन नंबर जो है इसी एक ही मोबाइल एप्लीकेशन से यूज किए जा सकते हैं, तुरंत उनका लाभ मिल जाएगा। तो एक प्रकार से यूं कहिएगा, हरियाणा में जो अपराध बढ़ रहे हैं उस अपराध को कम किया जा सकेगा। थोड़ी सी टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाएगी, ई गवर्नेंस की तरफ थोड़ा सा अग्रसर किया जाएगा हरियाणा को। अगला सवाल आपका क्या होने वाला है? हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पिछले शैक्षणिक स्तर 2020-21 के मुकाबले कितने बच्चों ने अधिक दाखिला लिया है? तो पिछले स्तर का जो शैक्षणिक स्तर था उसके मुकाबले इस बार हरियाणा के अंदर 1.58 लाख यानी कि लगभग 1.5 लाख बच्चों ने ज्यादा दाखिला लिया है सरकारी स्कूलों के अंदर, ठीक है ना। और टोटल अब तक की बात की जाए इस सेशन में तो 23,35,938 विद्यार्थियों का दाखिला हुआ है। 15 जून से 2 जुलाई तक भिवानी और दादरी जिलों में सबसे ज्यादा बच्चों ने दाखिला लिया है। यूं कहिएगा बच्चे जो है वो प्राइवेट स्कूल से सरकारी स्कूल की तरफ बढ़ रहे हैं। और आप एक बात याद रखिएगा, ये जानकारी दी है डीईओ भिवानी के, जिनका नाम है राम अवतार शर्मा। और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना 3 नवंबर 1969 को, और चेयरमैन का नाम है डॉक्टर जगबीर सिंह।
जल शक्ति मंत्रालय गांवों में जल जीवन मिशन के जो कार्यान्वयन की निगरानी के लिए सेंसर आधारित आईओटी यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपकरणों को तैनात करेगा। जल शक्ति मंत्री जो है इनमें से कौन है? तो जल शक्ति मंत्री का नाम है इनमें से वो रतन लाल कटारिया। ये जल शक्ति राज्य मंत्री कौन है पूछा है हमसे। अगर नॉर्मल मंत्री पूछते तो गजेंद्र सिंह शेखावत कहते आप, लेकिन जल शक्ति राज्य मंत्री का नाम है रतन लाल कटारिया। आपको ये तो पता ही है बहुत अच्छे से कि हरियाणा के अंदर या पूरे भारत के अंदर हर घर में नल द्वारा जल ये योजनाएं चल रही है। हरियाणा में 2022 तक इसे पूरा कर लिया जाएगा। रिसेंटली 11 जिले ऐसे हैं जिन्होंने इस योजना को पूर्ण रूप से अपना लिया। लास्ट 11वां जिला सोनीपत है, ये बात भी याद रखिएगा आप लोग। और इसको अच्छे तरीके से ये ठीक ढंग से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, इस करके इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे कुछ उपकरण है वो तैनात किए जाएंगे। बस इसका उद्देश्य इतना ही है कि ग्रामीण पेयजल आपूर्ति या गांव के अंदर साफ पानी जो है वो पहुंच सके। केंद्रीय मंत्री तो गजेंद्र सिंह शेखावत है जिनका निर्वाचन क्षेत्र जोधपुर राजस्थान है। राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया है, इनका निर्वाचन क्षेत्र अंबाला हरियाणा से है। अभी रिसेंटली वैसे इस डिपार्टमेंट ने जो है गंगा नदी के बेसिन का एटलस भी जारी किया है जिसमें 4707 हिमनद झीलों को और 20,685 हेक्टेयर की कुल झीलों का जो है वो मैपिंग की है रिसेंटली। इसी के साथ इस लेक्चर को तो मैं समाप्त कर रहा हूँ। आपके लिए सवाल पूछ रहा हूँ कि हरियाणा के किस जिले की इप्सिता दुनिया की सबसे छोटी होस्ट बनी है? अंबाला, पंचकुला, पानीपत, करनाल। बताइए विस्तार से इसके बारे में। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहना। धन्यवाद।